Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. How are you? I hope you all will be very fine and you will be ready to recite the Holy Prophet's most favorite dua, that is the Rabbi Zidni Ilma. और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि वही बात है, कॉपी पेन्स खोल के रखें, अपनी आईज, अपना ब्रेन, अपने कान सबको ओपन रखें और हम आपके साथ एक सफ़र करने वाले हैं और वो सफ़र है एवोल्यूशन का सफ़र। हम देखेंगे कि हाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ निडेरियंस और सिलेंट्रेट्स इज बेटर देन द प्रीवियस ग्रुप, दैट इज द सिलेंट्रेट्स। To study this particular thing and all other attributes of this phylum, let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, rather zoologists, we are going to start the next phylum and that very phylum is phylum Nidaria. आमतौर पे मैं अपने स्टूडेंट्स को, ज़ाहिर है आप लोगों को जिस सेंस में समझाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल होता है निडर, बेखौफ, वेरी एक्सेलेंट वॉरियर्स, तो उसी से आपने इसको याद रखना है कि ये बेसिकली वॉरियर्स का ग्रुप है। हम इसे वॉरियर्स क्यों कह रहा हूँ मैं इसे बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन बहरहाल इसका नाम सी से शुरू हो रहा है बट सी इज साइलेंट ओवर हियर, तो हम लोग इसे स्नेडेरिया और कनेडेरिया नहीं बोलेंगे बल्कि हम इस सी को नहीं बोलेंगे और फाइलम का नाम यहां से बोलना शुरू करेंगे। सो फाइलम इज नाइडेरिया, इट इज नॉट निडेरिया, इट इज नाइडेरिया। और अगर आप लोग इस पर्टिकुलर फाइलम निडेरिया का कोई और नाम यूज करना चाहें या आप जो पहले से पढ़ के आए हों आप लोग, तो आप लोग शायद इसको जिस नाम से पढ़ के आए हैं दैट इज, बहुत से लोग इसे सी बोलते हैं और बहुत से लोग इसे को बोलते हैं। फ्यू पीपल से इट एज सिलेंटरेटा, सिलेंटीराटा और टिरेटा, and others may utter it as calenterata. However, most of the scientists or teachers love to say it as silenterata, right? So ये तो बात हुई इसके pronunciation के बारे में। तो आप लोग हमेशा जो माइंड में नाम याद रखेंगे that is basically Nidaria। हम आपसे वादा कर चुके हैं कि हम आप लोगों को एक एवोल्यूशन के सफर पे लेके चलेंगे। आई होप कि आप इस सफर में हमारा जरूर साथ देंगे। ये सफर है एक समंदर का। आपको याद है कि हम लोगों ने ये बात कही थी कि लाइफ बेसिकली समंदर में स्टार्ट हुई और समंदर में जो सबसे पहला सिंपल ऑर्गेनिज्म जो एनिमल किंगडम की बुनियाद बना था दैट वाज बेसिकली अ प्रोटोक्टेस्ट, और प्रोटोक्टिस्टा में जो ग्रुप था दैट वाज बेसिकली क्वेनोफ्लैजिलेट्स। आपको याद होगा कि हमने कॉलर्ड स्पर्म की बात की थी। So that very organism laid the foundation of multicellularity in case of what the porifers। फिर उसके बाद आपके हमने ये वाली बात आपको बताई थी कि अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री की बात करें, तरतीब की बात करें, तो दे वर बेसिकली एसिमेट्रिकल। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जर्नी में एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स को पीछे छोड़ा और हम इस सफर में बढ़ गए एक कदम और आगे। और आइंदा मुझे जितने भी नजर आए दे वर सिमेट्रिकल। मेरा ख्याल है कि हमने लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल से इसकी बात की थी कि व्हाट इज बेसिकली द सिमेट्री। हम यहाँ पे सिर्फ ये बात करेंगे कि यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव शोन व्हाट अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड इट्स प्लान। तो यहाँ पे जो सिमेट्री नजर आएगी आप लोगों को, जो ग्रेड नजर आएगा दैट इज कॉल्ड एज रेडिएटा। तो इन ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री है डेफिनेटली रेडियल है, इसीलिए हम लोगों ने जो ग्रेड लिखा है दैट इज कॉल्ड एज रेडिएटा, राइट। अब आप ये इमेजिन करें कि इससे पहले वाली सिमेट्री की जो ऑर्गेनिज्म है दे जस्ट हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एट ऑल, राइट। देयर इज नो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो ही हम लोग इस ग्रुप में एंटर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज नाइडेरियंस, तो मुझे क्या पता चलता है कि इसके अंदर अब प्रॉपर हमारे पास टिश्यूज बनना शुरू हो गए हैं। नाउ cells are not existing something like a colony,
they are not existing something like a colony means कि they are not behaving as single units. Now they are exchanging information with one another and now they are communicating with one another at least through the cell signals. तो जब हमारे सेल्स आपस में मिल कहना शुरू कर देंगे और दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे तो फिर they will tend to perform works as a unit. और जब एक ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलकर एक काम करना शुरू कर दे तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू. तो आप लोगों को टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पिछले फाइलम में नजर नहीं आई थी, लेकिन जब मैं अगले फाइलम में मूव करता हूं राइट तो मुझे एवोल्यूशन होती भी नजर आती है और मुझे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम चलते हैं अगली बात पर कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अगर मैंने पहचानना हो, डिफरेंशिएट करना हो, दूसरे लोगों से मुमताज करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे आंखें दी हैं. मैंने ये देखा कि इनके पास कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स. अब मैंने बहुत दफा बता चुका हूं व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डायग्नोसिस. डायग्नोसिस का मतलब होता है पहचान करना, एक ऐसा फीचर, एक ऐसा कैरेक्टर जो हमें इस ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर पता हो तो मैं फौरन कहूंगा कि इसका ताल्लुक फाइलम नाइडेरिया से है. So that very feature is mind blowing. Believe you me, it is mind blowing because कि ये एक ऐसा फीचर है जो हमें इससे पहले किसी ऑर्गेनिज्म में नजर नहीं आता. And that is the presence of nidoblasts. And whenever I use the word blast, it means a group of cells that can give rise to or that are giving rise to very specific cells. Those are called as what? Nidocytes. Remember, nidocytes. And these particular nidocytes then eventually mature them into what? Nematocysts. Right. नेमेटोसिस्ट्स. अब आपने ये बात देखनी है कि ये जो नेमेटोसिस्ट्स है, व्हाई आई हैव यूज्ड द टर्म माइंड ब्लोइंग. आप समंदर में कभी भी गोता खाने जाएं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मुलाकात इन ऑर्गेनिज्म से हो जाए जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाइडेरिया. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोगों के लिए, पहले से लिख देते हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज फॉर एग्जाम्पल फाइसेलिया एंड अदर वन इज jellyfish and other one is sea anemone. Right. बहुत से लोग इसे sea anemone भी कहते हैं. ये this is the wrong pronunciation. True pronunciation is sea anemone. Right. So ये मेरे पास 3 examples. आप कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि आप कभी समंदर में गोता लगाएं तो आपकी मुलाकात कभी इन ऑर्गेनिज्म से हो. बिकॉज मैंने क्यों वर्ड यूज किया था माइंड ब्लोइंग? बिकॉज कि दीज ऑर्गेनिज्म हैव गॉट दीज पर्टिकुलर नेमेटोसिस्ट्स एंड दीज पर्टिकुलर नेमेटोसिस्ट्स आर समथिंग लाइक अ हार्पून. राइट. अगर आप सर्च करें तो हार्पून आप लोगों को एक ऐसा क्या तीर नजर आएगा जो डिफरेंट पर्पस के लिए हम समंदर में इस्तेमाल करते हैं. सो दीज आर समथिंग लाइक हार्पून्स. They are something like arrows. और ये जो arrows हैं ये सिंपल नहीं. इन पर्टिकुलर arrows के बारे में आप यूं समझ लो कि ये जहर में भुजाए हुए तीर हैं. तो जब ये जहर में बुझे हुए तीर किसी की बॉडी में लगते हैं तो फिर एहसास होता है कि हमारा मुकाबला किस ऑर्गेनिज्म के साथ है. तो मैंने बोला कि ये माइंड ब्लोइंग है. खुदा ना खास्ता आप समंदर में जंप करें और आपका मुकाबला अगर इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से होगा तो दे विल लिटरली pierce thousands of their nematocysts in your body. Those are not going to cause some you can say piercing pain but also the pain of some neurotransmitters. तो इसलिए हमने बाबर वर्ड यूज किया है, व्हाट? माइंड ब्लोइंग. सो ये वाले नेमेटोसिस्ट होते कहाँ हैं? इसका आंसर मेरे पास ये है कि अगर आप इन ऑर्गेनिज्म को देखें तो ये ऑर्गेनिज्म, ये वाले सेल्स आप लोगों को नजर आएंगे इसकी सबसे बाहरी लेयर में, जिसे लोग नाम कह देते हैं व्हाट? एक्टोडर्म. तो दीज आर बेसिकली मॉडिफाइड एक्टोडर्मल सेल्स. इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें एवोल्यूशन में एक और चीज नजर आती है. वो क्या?
कि अब एक्टोडर्म के सेल्स डिफरेंशिएट होना शुरू हो गए। वेन एवर आई यूज द टर्म डिफरेंशिएट, इसका मतलब है कि दीज पर्टिकुलर सेल्स नाउ आर दे गेनिंग द स्पेशलाइजेशन इन देयर यूनिक फंक्शन, यानी कि एक्टोडर्म में से कुछ सेल्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करना है, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं कि जिन्होंने प्रेडेशन का काम भी करना है, शिकार भी करना है, अपने एनिमी को अपने साथ बिलाना भी है, मारना भी है, किल भी करना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये सेल नजर आते हैं। अगर आप एक टिपिकल नेमेटोसिस्ट को देखें तो आपको नजर आएगा कि ये पर्टिकुलर नेमेटोसिस्ट तो बेसिकली एक मॉडिफाइड सेल है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को वही बात है, एक पॉइजन बार्ब नजर आता है। दैट इज बेसिकली एरोहेड, और इसके पीछे एक लंबी सी क्या है, थ्रेड है, एक ट्यूब है, एंड दैट वेरी पर्टिकुलर ट्यूब इज गोइंग टू यू कैन से टर्मिनेट एट अ you can say gland that is basically at a cell organelle that is going to make nothing other than this particular poison that is called as what? Neurotoxin. जब ये ऑर्गेनिज्म किसी भी अपने एनिमी को देखते हैं या अपनी फूड को देखते हैं तो ये समझ लें कि उन्हें केमिकल सिग्नल्स आते हैं। ये जो पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल्स हैं, इसको रिस्पॉन्ड करते हुए दिस वेरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे लिटरली डिस्चार्ज, लुक एट दिस, लुक एट देयर एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ये चुभ गए, पियर्स हो गए इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, इन द बॉडी ऑफ द प्रे, राइट। और जाहिर है now they are going to inject or insert all the toxin in their body। और अगर ये कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या करेगा, ये सारे ये पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज होने के बाद इट कैन बी द फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये है कुछ बात हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर नजर आए क्या कि प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्ट। एक और डायग्नोस्टिक फीचर जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो ये है हमारे स्टूडेंट्स कि इनके पास एक माउथ है और उस माउथ के बाहर हमें नजर आते हैं टेंटेकल्स, राइट। तो ये जो मेरे पास टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स, ये आप लोगों को माउथ के अंदर फूड को ले जाने में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सो दीज आर टू डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ टेंटेकल्स अराउंड द माउथ एंड प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्ट इन द एक्टोडर्म। ये दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। एग्जाम्पल्स हमने देख ली हैं, दैट इज अ फाइसिलिया, दैट इज अ जेलीफिश, दैट इज सी एनिमनी। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इनके पास अपना कोई डेलिकेट ऑर्गन लेके जाएंगे, समथिंग लाइक योर टंग, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली इन्होंने क्या किया कि अपने जो एरोहेड से वो आपकी टंग में डाल दिए, बल्कि न्यूरोटॉक्सिन भी आप लोगों की बॉडी में डाल दिए। तो एक छोटे से जो कि बेबी जो स्टूडेंट था उसने ये ट्राई की, तो उस पर्टिकुलर सी एनिमनी ने अपने जो न्यूरोटॉक्सिन थे उसकी बॉडी में डाल दिए और उसकी जुबान बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई, यहाँ तक कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया और उससे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया। तो डोंट इमेजिन कि ये आप लोगों को तंग नहीं कर, जिसमें डिस्कस किया आप लोगों से पहले भी। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एवोल्यूशनरी स्टेटस। आपको याद होगा कि अगर हम बात करते कि स्पंजेस की, तो उसमें हमारे पास दो किस्म के सेल्स थे, उनमें से एक का नाम क्या था एक्टोडर्म और एक का नाम मेरे पास क्या था एंडोडर्म। यहाँ पे हमें एक और स्टेप एवोल्यूशन में आगे नजर आता है। तो इस पर्टिकुलर एक्टोडर्म के अंदर दो किस्म के सेल्स नजर आए थे, अभी डिस्कस किया। वन ऑफ देम वर प्रोटेक्टिव, ठीक है, एंड अदर वन वर व्हाट, प्रेडेटरी, वो अपने शिकार को अटैक करने के लिए काम आ रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट नेमेटोसिस्ट। और जो मेरे पास एंडोडर्म है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर, ये इसकी सबसे अंदर वाली लेयर थी, इनरमोस्ट। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दो लेयर्स के दरमियान में हमें एक नॉन सेलुलर लेयर नजर आती है। वेन एवर आई यूज द टर्म मेसोग्लिया, तो आप लोगों ने एक नॉन सेलुलर लेयर के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लेके आना है। एक आपने बात और याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रियली डिस्टिंग्विश दिस फाइलम फ्रॉम द प्रीवियस वन, कि आप लोगों को इसके अंदर कोई अमीबॉइड सेल नजर नहीं आता। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पे एक बॉक्स लगाएंगे और उस बॉक्स के अंदर ये वाला फीचर लिखेंगे कि देयर इज नो अमीबॉइड सेल, नो अमीबॉइड सेल्स इन मेसोग्लिया ऑफ what? Cnidarians, राइट। तो आपने ये बात बड़े ध्यान से अपने माइंड में रखनी।
लेकिन इसमें एडवांसमेंट अभी की नजर आती है कि अगर बात को आपने गौर से सुनना है, अगर आप इससे प्रीवियस फाइलम को देखें तो आप लोगों को उसके अंदर एंडोडर्म में सिर्फ और सिर्फ एक किस्म के सेल नजर आते थे, उनका नाम मेरे पास क्या था, क्वेनोसाइट्स। लेकिन यहाँ पे एवोल्यूशन या इर्तिका का प्रोसेस और आगे बढ़ता है और हमें यहाँ पे 3 किस्म के सेल नजर आते हैं। तो लुक एट दिस, डिवीजन ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग, और यहाँ पे जो 3 किस्म के सेल हैं वो कौन कौन से होते हैं उसे हम लोग प्रॉपर डाइजेशन में स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज साइज एंड शेप ऑफ द नाइडेरियंस। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज के लिहाज से they can be microscopic, they can be simple microscopic organisms, और जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो बेस्ट एग्जांपल है that is Hydra, and other one are macroscopic. Whenever we use the term macroscopic तो इसका मतलब यह है कि they are very large, और ये जो बहुत ही बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जो कि 2 मीटर्स तक बड़ा हो सकता है that's name is ब्रैंकियोसिरेंथस। अदरवाइज देखा जाए तो जो हमारी जेली फिशेज हैं वो भी काफी बड़े डायमीटर की हो जाती है, लेकिन जाहिर है एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर जेली फिश ये ब्रैंकियोसिरेंथस एक और बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा इसका एग्जांपल कोट की हुई आप लोगों की बुक में, ठीक है। अब आपको ये वाली बात पता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म अभी भी कॉलोनी है, और जो कॉलोनी है जाहिर वो क्या काम करती है, वो बहुत सारे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये फूड गेन कर रही होगी, राइट। नंबर 2 पे ये अपना डिफेंस कर रही होगी कि अगर कोई मेरे पास कॉलोनी है तो शुड बी कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इटसेल्फ। और थर्ड मेरे पास ये है कि इस पर्टिकुलर कॉलोनी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड कैरी आउट रिप्रोडक्शन, तो ये रिप्रोडक्शन भी कर रही होगी। मैंने ये सारी बातें आप लोगों से इसलिए बोली हैं बिकॉज कि अपकमिंग टॉपिक्स में हम इन तीनों बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके न्यूट्रिशन या फूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फूड के बारे में बात करूं तो जाहिर है आप लोगों ने ये मुहावरा सुन रखा होगा कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो इसे छोटे साइज का है वो इससे कितना भी ज्यादा इवॉल्व क्यों ना हो, इट कैन बी इट्स फूड, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि दिस पर्टिकुलर फाइसेरिया पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर इट इज गोइंग टू इंटेंगल इट्स प्रे, राइट। तो और प्रे इसका कौन सा है, फिश। अब लुक एट द हायरार्की ऑफ एवोल्यूशन, फिश कहीं ज्यादा एवोल्यूशन में आगे है एज कम्पेयर टू द सिंपल ग्रुप, बट when its size is smaller it can be taken up by these voracious organisms. Even you can face the consequences. तो कह रहा ये चाह रहा हूं कि हमारे पास न्यूट्रिशन के एतबार से फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म इसका हो सकता है, तो मोस्ट ऑफ देम दे आर बेसिकली व्हाट कार्निवोर्स, अगर फूड के लिहाज से बात की जाए। और अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास नाइटेरियंस के 2 ग्रुप हैं। उनमें से एक ऐसे ग्रुप है कि जो ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करते हैं बाय इंटेंगलिंग इट्स प्रे इनटू इट्स टेंटेकल्स, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली एंटेंगलर्स कहलाते हैं। जब मैं एंटेंगलर का बात करता हूं तो उसे उर्दू में बोल सकते हैं किसी जाल में फंसा के उलझा के मारने वाले। और जो दूसरे हैं मेरे पास दे आर लिटरली पैरालाइजर्स। और जब मैं बात यूज करता हूं पैरालाइजर, इसका मतलब है कि दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव गॉट, वही बात है, पॉइजन्ड बार्ब्स, पॉइजन हार्पून्स। और ये जो पॉइजन हार्पून्स हैं ये डेफिनेटली अपने ऑर्गेनिज्म की बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, पैरालाइज, और फिर रोल में एक्शन में आएंगे। जाहिर है वही टेंटिकल्स जो माउथ के राउंड थे उसको पकड़ेंगे, गदर करेंगे और उसे इस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देंगे। तो ये है हमारे पास इसकी फूड न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सी बातें। एंड नाउ अगर हम तो समझदार कर चले तो पता चलेगा कि अगर मैं इसके डीएस की बात करूं, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो इसका डीएस बेसिकली एक बहुत बड़ी कैविटी पे कंसिस्ट करता है। और इस पर्टिकुलर कैविटी का नाम मेरे पास क्या है, सिलेंट्रॉन। कैविटी का नाम मेरे पास क्या है, सिलेंट्रॉन। और अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें, आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को देखिए तो आपको नजर आएगा कि इस पर्टिकुलर जेलीफिश के अंदर या इस फाइसेरिया में या इस हाइड्रा में देयर इज अ सेंट्रल कैविटी एंड दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन, राइट। दिस पर्टिकुलर कैविटी इज समथिंग लाइक अ सैक। और आपको पता है सैक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि जिस रास्ते से हम चावल डालते हैं या आटा डालते हैं, चीज डालते हैं बोरी में, उसी रास्ते से हम निकाल लेते हैं। व्हेन माउथ एंड एनस
इज द सेम, तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे कि ds इज लाइक अ सैक। तो इसका ds सैक लाइक है, यू कैन सी कि इसी पर्टिकुलर माउथ से ये अपने प्रेडेटर को अंदर लेके चला गया है। और जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके वेस्ट को, लुक एट दिस, इसी माउथ से बाहर निकाला जा रहा है, तो कहलाएगा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि इट्स ds डाइजेस्टिव सिस्टम is like a sac because mouth is equal to anus। वही माउथ है और वही क्या है, एनस। लेकिन आप लोग अगर इस पर्टिकुलर सिलेंट्रॉन के अंदर गौर से देखें तो इसके अंदर आप लोगों को 3 किस्म के सेल नजर आ रहे हैं, राइट। एंड देयर इज अगेन एवोल्यूशन, और आपको नजर आता है कि प्रीवियस ग्रुप की निस्बत यहाँ पे ज्यादा टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। उनमें से एक किस्म के सेल कौन से हैं? नंबर 1, ये वही मेरे पास कॉलर्ड सेल्स हैं और जो एज सिलरी सेल्स यहाँ पे काम कर रही हैं, और दे आर गोइंग टू कैरी आउट द वेरी फाइन मैकेनिकल डाइजेशन, डाइसेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसको चीर फाड़ रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं, तो ये उसकी फिजिकल डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाते हैं मेरे पास कौन से सेल्स? enzymatic cells, and these particular cells they are going to release what enzymes? Look at this कि जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की सिलेंट्रॉन में क्या मौजूद है, फूड, तो उस टाइम पे माउथ को बंद कर लिया जाता है। जब माउथ बंद होगा तो इसका मतलब ये है कि अब मजीद उसमें पानी एंटर नहीं होगा। अब पानी ना एंटर होने देने की क्या लॉजिक है? बिकॉज कि जो एंजाइमेटिक सेल्स हैं दे आर गोइंग टू रिलीज एंजाइम्स इन द सिलेंट्रॉन, देयरफॉर डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इसको मैं क्या बोलता हूं स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब डाइजेशन कहां हो गई? सेल्स के बाहर, इन द कैविटी। डाइजेशन होने के बाद अब थर्ड किस्म के सेल्स दे विल बिकम एक्टिव, और उनका नाम मेरे पास क्या है? अमीबॉइड सेल्स। और ये वाले अमीबॉइड सेल्स देन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट और एंडोसाइटोसिस, और इसके रिजल्ट में नॉट ओनली ये फूड डिफ्यूज करवाएंगे अपने बाहर वाले सेल्स को, जिनमें से मुराद है मेरी मैकेनिकल डाइजेशन करने वाले सेल्स और एंजाइमेटिक सेल्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, बल्कि इसके बाहर वाले जो सेल्स हैं, जाहिर है हमारे पास एक्टोडर्मल सेल्स हैं, फिर उसके अलावा हमारे पास निमेटोसिस्ट है, इन सारे के सारे सेल को एब्जॉर्ब्ड फूड प्रोवाइड करवाना भी जाहिर है इन्हीं अमीबॉइड सेल्स का काम है। लेकिन ये वो वाले अमीबॉइड सेल नहीं है जो कि मेसोग्लिया में प्रेजेंट है, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर व्हाट? एंडोडर्म, राइट। तो भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे डाइजेशन एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्रुप ज्यादा एडवांस्ड है, और ये फिल्टर फीडिंग भी नहीं कर रहे, राइट। और एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम लोग नाम कर देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रही है। अब हम बातों को लिखते हैं यहाँ पे, डाइजेशन न्यूट्रिशन इज बेसिकली होलोजोइक, एंड इफ यू लुक एट इट्स एंडोडर्म, तो इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। Number 1 is called as flagellated cells. Those are going to carry out mechanical digestion. And then there are enzymatic cells. These particular cells are going to release enzymes by the process of exocytosis. And then we have got the amoeboid cells. Those are going to carry out the process of absorption of food. So there is a division of labor much more enhanced as compared to the previous group. Now we want to move to the next thing, that is called the skeleton. अगर आप इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो इनका अपना एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन है, और इस पर्टिकुलर स्केलेटन को मैं देखूं तो इट कैन बी वेरी सॉफ्ट और इट कैन बी वेरी हार्ड, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक सॉफ्ट स्केलेटन है तो इस पर्टिकुलर स्केलेटन की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर पे है, लिहाजा मैं इसे बोलता हूं कि देयर स्केलेटन इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन है माय डियर स्टूडेंट्स? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखने वाले ऑर्गेनिज्म की बेस्ट एग्जांपल में जाहिर है मेरे पास हाइड्रा, फाइसिलिया मीन पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और इसके अलावा जेलीफिश शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड हो, समथिंग लाइक द स्केलेटन ऑफ द कोरल्स एंड द रीफ्स। कोरल्स, नॉट रीफ्स, कोरल्स। और जो ये मेरे पास कोरल्स हैं, they are basically specialized in absorption of calcium carbonate. So too much calcium carbonate become part of their body. Now we want to move to the next topic, and that is basically called as locomotion. लेकिन उससे पहले आप एक इस पर्टिकुलर इमेज को देखें जिसमें हम आप लोगों को एक छोटी सी कोरल जो आपको नजर आ रही है उससे लेकर दुनिया की एक बहुत बड़ी कोरल को दिखा रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल है।
इससे करीब ये एक स्विमर, ही इज वेरी प्रिविलेज्ड पर्सन जो इससे करीब स्विम कर रहा है, बिकॉज ही इज लुकिंग एट द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड्स मोस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आप इसे कह सकते हो कि ये एक मामा कोरल है, बहुत बड़ी कोरल है, और इसके ऊपर जाहिर है न्यू कॉलोनीज बनती चली जा रही है, इसका साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है। इट इज लिटरली वेरी हार्ड। और ऐसी कोरल्स भी मेरे पास हैं कि जब वो बड़ी होती है तो उसके ऊपर प्रॉपर आइलैंड बन जाते हैं, लोग उसके ऊपर रहते हैं, आबादियां बनाते हैं। और अगर मैं ये बात कहूं कि इनका कैल्शियम रिसाइक्लिंग में भी बहुत बड़ा रोल है, तो ये गलत नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग लोकोमोशन। हम लोकोमोशन के बेस पे भी कह सकते हैं कि दिस फाइलम इज शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी। Whenever I use the term great diversity, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म sessile होंगे। Whenever I use the term sessile, it means कि only their larval stage was active, but after their you can say settlement to any substrate or the object that may be the living or may be non-living, तो उस वक्त उसके बाद इनकी सारी जिंदगी वहीं पे अटैच गुजरती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, sessile। So still other type of organisms, something like sea anemone, अगर आप इनको देखें तो इनकी लाइफ बिल्कुल sessile नहीं है, बल्कि ये इतने डाइवर्स टाइप्स की मूवमेंट को शो करें। फॉर एग्जांपल दे कैन अटैच देमसेल्फ विद अ सबस्ट्रेट, और ऐसा अपीयरेंस है ये मुश्किल उसका ये पार्ट है, हिल ही नहीं रहे, महसूस भी नहीं हो रहे, लेकिन दीज आर वेरी क्लेवर ऑर्गेनिजम्स। ये अपनी बॉडी पार्ट्स को बड़े इफेक्टिवली यूज करते हैं। लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में नजर आ रहा है आप लोगों को कि इस ऑर्गेनिज्म के पास दो डिस्क है, एक वो डिस्क जो बिल्कुल उसकी बेस पे लगी हुई है, हम उसे बोलते हैं पीडल डिस्क, और इस पर्टिकुलर पीडल डिस्क के साथ ये अपने आप को अपने सबस्ट्रेट से अटैच कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड लुक एट द अपर डिस्क, दैट इज कॉल्ड द ओरल डिस्क, और इसके अराउंड आपको पता है बहुत से टेंटिकल्स अटैच हो, ये फीड भी कर सकते हैं। तो जिस वक्त इनकी पीडल डिस्क अटैच होती है अपनी सबस्ट्रेट के साथ तो दे अपीयर एज सेसाइल, लेकिन व्हेनेवर दे ट्राई दे कैन कैरी आउट, लुक एट दिस वीडियो, कि वो अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर सकते हैं, राइट। नाउ लुक एट दिस सी एनेमनी, इट इज बेसिकली फ्लेक्सिंग इट्स बॉडी, ठीक है, एंड देन मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एंड व्हेनेवर इट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इट विल अगेन यूज इट्स पीडल डिस्क एंड बिकम सेसाइल। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पार्शियल मूवमेंट वाले ऑर्गेनिज्म भी हैं। पार्शियल का मतलब ये है कि दे कैन अटैच देमसेल्फ एंड व्हेनेवर दे लाइक दे कैन डिटैच देमसेल्फ एंड दे कैन फ्लेक्स देयर बॉडीज, दे कैन शो सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स एंड देन रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन मेरे पास थर्ड किस्म के ऑर्गेनिज्म है, दे आर फ्री स्विमिंग और फ्रीली मूविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो मेरे पास फ्रीली मूविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल मेरे पास क्या है, जेलीफिश। अब जेलीफिश मेरे पास दो किस्म की मूवमेंट कर रही है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज लेटरल मूवमेंट, वो साइड वाइज हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो कहा जाता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है तो इसकी बिल्कुल एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही होती, ये बिल्कुल करंट के साथ साथ फ्लो कर रही होती है। लेकिन यही वाला ऑर्गेनिज्म ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मींस अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा तो फर्स्ट टाइम पे ये वाटर को अपनी सिलेंट्रॉन के अंदर लेकर जाएगा और फिर अपने रेडियल और लेटरल मसल्स को, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को यूज करेगा टू पंप दिस वाटर इन यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव करेगा तो देयर विल बी रिएक्शन, और उस रिएक्शन के रिजल्ट में ये वही जेलीफिश अपवर्ड मूव करेगी, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डेफिनेटली डिमांड्स एनर्जी। तो इसकी मूवमेंट एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। तो ये दोनों वर्ड में ध्यान देता हूं आप लोगों के लिए कि जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रही होगी तो मूवमेंट इज पैसिव, और जब ये वर्टिकल मूव कर रही है तो इट्स मूवमेंट इज बेसिकली व्हाट, एक्टिव। नाउ वी वांट टू मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, and that very topic is called as reproduction. I always say whenever we say the term re means again and production mean to produce, जाहिर है दोबारा से प्रोड्यूस करना अपने आप को, मीन अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में पास दो टाइप की होती है, वन ऑफ द इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल, अदर वन इज कॉल्ड एज सेक्सुअल। और अगर आप इन ऑर्गेनिज्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड दे कैन carry out the process of asexual reproduction by means of budding.
ठीक है, तो यहाँ पर भी बर्डिंग ही रोल प्ले कर रही है। और इसके अलावा जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज रिजनरेशन। यहाँ पे भी हम लोगों को रिजनरेशन नजर आती है कि ऑर्गेनिज्म अपने पार्ट्स को लॉस करने के बाद नए पार्ट्स बना सकते हैं। एंड देन फ्रेगमेंटेशन, जाहिर है कि ऑर्गेनिज्म को अगर एक पार्ट लूज हो गया तो वो वाला पार्ट भी ज़ाया नहीं होगा, बल्कि वो भी एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्डिंग की जो मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है ज़ाहिर है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रा है। देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को मैंने क्या बताना है, बात को जरा गौर से सुनिएगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। उनमें से एक को हम नाम देते हैं क्या, पॉलिप, और एक को हम नाम देते हैं मेडूसी। तो ये वाली जो स्टेज है जो बर्डिंग करवा रही है, फ्रेगमेंटेशन करवा रही है, रिजेशन करवा रही है, दैट इज बेसिकली इट्स एसेक्सुअल फेज एंड दैट वाली एसेक्सुअल फेज इज कॉल्ड एज पॉलिप, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉलिप के ऊपर या उस पर्टिकुलर एसेक्सुअल फेज में एसेक्सुअल कॉलोनी में डेवलप होते हैं certain किस्म के organisms. Whenever I use the term zooids, तो मैं बोलूँगा animals, organisms, those are capable of making, of course, the sex cells. So these particular organisms, they are called as medusae. So जो polyps हैं, they will give rise to the medusae. तो आप कह सकते हो कि इन particular cnidarians की sexual phase क्या कहलाती है, तो answer is medusae. मेडूसी, राइट। और ये जो मेडूसी है ये जाहिर दो किस्म के सेल प्रोड्यूस करेंगे। उनमें से एक को जाहिर हम क्या बोलेंगे, स्पर्म, और दूसरे को हम नाम क्या बोलेंगे, जाहिर एग। और ये पर्टिकुलर सेल्स जो ये काम कर रहे हैं उनका नाम मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, गोनोजोइड्स। गोनोजोइड्स, राइट। जहां कहीं भी आपको पता है हम वर्ड यूज करते हैं गोनो, उसका मतलब है गोनेट्स की बात हो रही है। यू नो गोनेट्स कैन बी द टेस्टिस और द ओवरीज एंड दे कैन गिव राइज टू द गैमेट्स एंड दिस पर्टिकुलर गैमेट्स में बी द मेल और द फीमेल एंड द मेल गैमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो दैट कैन मूव, सो वी कॉल इट एज अ मेल गैमेट ऑफ द स्पर्म एंड अदर वन इज द सेल दैट कैन नॉट मूव, रिमेन एट द सेम प्लेस, सो दैट इज बेसिकली द एग। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो दे विल गिव राइज टू व्हाट, a zygote, and whenever this particular zygote will form, it will definitely give rise to the new individuals. तो ये है हमारे पास इसकी sexual reproduction के बारे में या reproduction के बारे में कुछ बातें। So that's it for today my dear students. इसके बाद हम आप लोगों से इस organism की taxonomy, इस organisms की other division of labor और फिर इसकी polymorphism और इसके थ्रू बनने वाली कोरल्स मींस कोरल आइलैंड्स की बात आप लोगों से करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और हमेशा बोलूँगा आज भी कि जब दुआ करें हमें भी दुआ में जरूर याद रखिएगा। आई विल लाइक टू से यू